वेलकम और वेलकम बैक टू द एजुकेशनल चैनल ऑफ बॉटनी अड्डा में आप सभी का स्वागत है गाइस। आज मैं आपको एंटीबायोटिक्स जो आपका टॉपिक है इसको कंप्लीट कराने वाली हूँ। काफ़ी मस्त तरीके से मैं आपको ये पूरा का पूरा टॉपिक एक्सप्लेन करूँगी। साथ ही साथ इसके अंतर्गत आने वाले जितने भी टॉपिक्स हैं वो सभी के सभी मैं आपको जो है वो कंप्लीट करा दूंगी। ठीक है, तो ये जो आपका टॉपिक है एंटीबायोटिक्स, वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है आपके एग्जाम के व्यूज से यदि देखा जाए तो। मुझे नहीं पता इससे पहले यदि आपने ये टॉपिक पढ़ा है या नहीं पढ़ा, आपको ये टॉपिक इजी लगता है या नहीं लगता, लेकिन इतना ज़रूर मैं आपसे गारंटेड बोल रही हूँ कि आज यदि आप मेरे से इस टॉपिक को पढ़ लोगे तो एंड में आप खुद ही कहोगे काफ़ी हलवा सा टॉपिक था आपका ये। ठीक है, तो ये जो आपका टॉपिक है मैं इस तरह से इसके नोट्स अरेंज करके लाई हूँ कि आपको ये टॉपिक डायरेक्टली आपके माइंड में सेट हो जाएगा। तो चलिए अब हम बिना किसी बकवास के डायरेक्ट अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि ये जो एंटीबायोटिक्स हैं ये क्या होती हैं। इनका इंट्रो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी, जिसमें मैं आपको बताऊंगी कि एंटीबायोटिक्स क्या होती हैं, ठीक है, किस टाइप से ये बनती हैं, काय के लिए बनती हैं, यूज़ क्या होते हैं, सभी कुछ मैं आपको बता दूंगी, खोज बता दूंगी। इसके बाद मैं आपको इसकी हिस्ट्री के बारे में बताऊंगी, देन हम इसका क्लासिफिकेशन देखेंगे जो कि वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ध्यान से सुनते जाइएगा, समझते जाइएगा, बस केवल इतना आपको करना है। देन बाकी बात आती है नोट्स की, तो वो भी मैं आपको एंड में बता दूंगी नोट्स कहाँ कैसे मिलेंगे। इससे पहले वाली वीडियोस नहीं देखे हैं तो प्लीज़ देख लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एंटीबायोटिक हिंदी इंग्लिश दोनों में एंटीबायोटिक के नाम से ही जाना जाता है। सबसे पहले मैं आपको ये जो आपका वर्ड है एंटीबायोटिक, इसका मतलब बता देती हूँ। तो ये जो आपका एंटीबायोटिक वर्ड है ये दो ग्रीक वर्ड से मिलकर बना है। क्या? एंटीबायोटिक जो आपका शब्द है ये दो ग्रीक शब्दों से मिलकर बना है। पहला शब्द है एंटी और दूसरा शब्द है आपका बायोस। ठीक है, या फिर हम ऐसा कह सकते हैं कि एंटीबायोसिस शब्द से मिलकर बना है आपका एंटीबायोटिक शब्द, जिसमें दो ग्रीक वर्ड आते हैं, पहला आता है एंटी और दूसरा आता है बायोस। एंटी का अर्थ होता है, एंटी का मतलब होता है अगेंस्ट, यानी किसी चीज के विरुद्ध, और दूसरा होता है बायोस। बायोस का मतलब होता है लाइफ यानी जीवन। अब बात आती है जीवन के विरुद्ध, यानी किसके जीवन के विरुद्ध? तो आपके जो बैक्टीरिया होते हैं, आपके जो जीवाणु होते हैं, इनके विरुद्ध जो दवाइयाँ हमें दी जाती हैं वो कहलाती है आपके एंटीबायोटिक। ठीक है, तो एंटीबायोटिक जो आपका शब्द है एंटीबायोसिस शब्द से मिलकर बना है, और एंटीबायोटिक शब्द के अंतर्गत दो ग्रीक शब्द आते हैं जो कि है एंटी और बायोस, जिनका अर्थ होता है जीवन के विरुद्ध। किसके जीवन के विरुद्ध? बैक्टीरिया के जीवन के विरुद्ध। तो देखिए यही यहाँ पर लिखा हुआ है, एंटीबायोटिक शब्द की उत्पत्ति एंटीबायोसिस शब्द से हुई है, जिसका अर्थ होता है जीवन के विरुद्ध, या जो आपके जीवाणु होते, बैक्टीरिया होते, इनके जीवन के विरुद्ध। ठीक है, अब हम चलते हैं आगे की ओर। नेक्स्ट कहा गया है जो एंटीबायोटिक दवाइयाँ होती हैं यह वह दवाइयाँ होती हैं जो जीवाणुओं को खत्म करने के लिए दी जाती हैं। यानी हमको कोई ऐसा रोग हो गया है जो कि हमें जीवाणु से हुआ है, जो कि हमें बैक्टीरिया से हुआ है, तो उस बैक्टीरिया से हुए रोग को खत्म करने के लिए हमें जो है वो एंटीबायोटिक दवाइयाँ दी जाती हैं, जो कि क्या करती हैं? जीवाणु को नष्ट कर देती हैं या फिर जीवाणुओं की वृद्धि और विकास को रोक देती हैं। जब ये जीवाणु के वृद्धि और विकास को रोक देती हैं तो जीवाणु अपने आप ही खत्म हो जाता है। ठीक है, तो एंटीबायोटिक वह दवाइयाँ होती हैं जो जीवाणुओं को खत्म कर देती हैं या फिर जीवाणुओं के वृद्धि एवं विकास को रोक देती हैं, और जो आपके बैक्टीरियल इन्फेक्शन होते हैं या बैक्टीरियल जो डिसीजेज होती हैं उनके प्रति ये लड़ती हैं। कौन? एंटीबायोटिक दवाइयाँ। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आपकी पेनिसिलिन हुई, टेट्रासाइक्लिन हुई, स्ट्रेप्टोमाइसिन हुई, काफ़ी टाइप की आपकी जो है वो एंटीबायोटिक्स दवाइयाँ होती हैं। आगे मैं आपको काफ़ी सारी लेकर भी आई हूँ। ठीक है, तो इतना तो आपको पता ही चल गया होगा कि एंटीबायोटिक क्या होती है। एंटीबायोटिक वह दवाइयाँ होती हैं जो जीवाणुओं को नष्ट करने के लिए दी जाती हैं या जीवाणुओं की वृद्धि और विकास को रोकने के लिए दी जाती हैं।
ठीक है। इसके अलावा ये जो दवाइयाँ होती हैं ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन या बैक्टीरियल डिसीज के प्रति लड़ती है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट में कहा गया है एंटीबायोटिक दवाइयाँ प्रायः जीवाणुओं की अलग अलग प्रजातियों के द्वारा ही बनाई जाती हैं, यानी यह जो दवाइयाँ हैं जीवाणुओं के अगेंस्ट ही दी जाती हैं और जीवाणुओं के द्वारा ही बनाई जाती हैं। आपने सुना होगा कि जब सांप काट लेता है तो इसकी दवाई सांप के जहर से ही बनती है, सुना है कि नहीं सुना? ठीक इसी प्रकार से जो आपकी एंटीबायोटिक्स होती हैं इनकी ये जो दवाइयाँ होती हैं ये जीवाणुओं को मारने के लिए ही बनती हैं, साथ ही साथ जो जीवाणु होते हैं इनकी अलग अलग प्रजाति के द्वारा ही बनाई जाती हैं। आगे मैं आपको पूरा का पूरा एक्सप्लेन भी कर दूंगी कि क्यों ये दवाइयाँ आपके जीवाणु के द्वारा ही बनाई जाती हैं या जीवाणुओं की अलग अलग प्रजाति के द्वारा बनाई जाती हैं। लास्ट में मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगी क्यों, इसका कारण क्या है, ठीक है। इसके बाद अब हम देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट में कहा गया है एंटीबायोटिक्स या तो जीवाणुओं को मार सकते हैं या उनकी वृद्धि और विकास को रोक सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया ये जो एंटीबायोटिक्स होती हैं ये जीवाणुओं को या तो मार देती है, किल कर देती है, या फिर उनकी वृद्धि और विकास को रोक देती है, जिसके बाद जो आपके जीवाणु होते हैं वो स्वतः ही नष्ट हो जाते हैं, ठीक है। तो यही कहा गया है एंटीबायोटिक्स या तो जीवाणुओं को मार देते हैं या फिर जो जीवाणु होते हैं बैक्टीरिया होते हैं इनके वृद्धि और विकास को रोक देते हैं। अब इन दोनों का अलग अलग नाम दिया गया है। जो जीवाणुओं को मारते हैं उनका नाम होता है जीवाणु नाशक यानी बैक्टीरियोसाइडल, और जो जीवाणुओं की वृद्धि और विकास को रोकते हैं उनका नाम है बैक्टीरियोस्टैटिक। रुकिए मैं आपको समझाती हूँ। कहा गया है ऐसी एंटीबायोटिक्स जो कि जीवाणुओं को मार देती हैं उनको कहते हैं जीवाणु नाशक, इंग्लिश में कहा जाता है बैक्टीरियोसाइडल, ठीक है। ऐसी एंटीबायोटिक जो कि जीवाणुओं को मार देती हैं उनको कहते हैं जीवाणु नाशक या बैक्टीरियोसाइडल। इसके अलावा ऐसी एंटीबायोटिक्स जो कि जीवाणुओं की वृद्धि और विकास को रोक देती हैं उनको कहते हैं बैक्टीरियोस्टैटिक। क्लियर हो गए दोनों के दोनों पॉइंट आपको, ठीक है। तो एंटीबायोटिक्स जीवाणुओं को मारने के लिए दी जाती है और जीवाणुओं के वृद्धि और विकास को रोकने के लिए दी जाती है। जो एंटीबायोटिक्स जीवाणुओं को मार देती हैं उनको बैक्टीरियोसाइडल कहते हैं, और जो जीवाणुओं की वृद्धि और विकास को रोक देती हैं उनको बैक्टीरियोस्टैटिक कहा जाता है। ओके, तो ये हुआ आपके जो एंटीबायोटिक्स होते हैं इनका इंट्रो, जिसमें मैंने आपको एंटीबायोटिक्स के बारे में बताया कि क्या होती है, किससे मिलकर बनी होती है, क्यों बनी होती है, किसके अगेंस्ट दी जाती है, ठीक है। अब मैं आपको इसकी हिस्ट्री के बारे में बता देती हूँ, इसकी खोज के बारे में बता देती हूँ। हिस्ट्री ऑफ एंटीबायोटिक्स यानी एंटीबायोटिक्स का इतिहास। तो एंटीबायोटिक्स को इतिहास को जानने से पहले एक बात जान लीजिए। सबसे पहले पुरानी पीढ़ी में यदि हम चले, प्राचीन काल में यदि हम चले, तो जब भी बीमारियां हो जाती थी तो बीमारियों का इलाज आसानी से नहीं होता था, क्योंकि जो आपकी बीमारियां हो जाती थी पहले प्राचीन काल में तो बीमारियों को जानने में ही काफ़ी टाइम लगता था, और बीमारियों को जानने में जब तक कभी तो बीमारियों को जानने में इतना टाइम लग जाता था और व्यक्ति की मृत्यु हो जाती थी, ठीक है। तो पहले प्राचीन काल में क्या होता था, जब भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन होते थे या बैक्टीरियल आपकी डिसीज हो जाती थी तो उनके प्रति जो डॉक्टर्स लोग हुआ करते थे या जो भी इलाज करते थे वो लोग क्या करते थे, कई प्रकार के तेल बने होते हैं, तेल दे दिया करते थे, या फिर सोयाबीन दे दिया करते थे, इससे सोयाबीन से इलाज करते थे, या फिर जो आपके पेड़ पौधे होते हैं इनकी घास फूस पत्ती इन सब से जो है वो इलाज किया करते थे। कब? प्राचीन काल में या पुरानी पीढ़ी में ऐसा होता था।
ठीक है। इसके बाद नए नए आपके एक्सपेरिमेंट हुए, काफ़ी ज़्यादा आपकी खोजें हुई और खोजों के दौरान कई प्रकार के आपके साइंटिस्ट आए, जिसमें कि आपका एक साइंटिस्ट काफ़ी ज़्यादा फेमस हुआ जो कि है आपके अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने क्या किया, आपकी पहली एंटीबायोटिक्स की खोज की और पहली एंटीबायोटिक्स है आपकी कौन सी, पेनिसिलिन। ये पॉइंट आप याद रखेंगे, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आगे तक आपके एग्जाम में काम में आएगा। जब भी आप किसी भी कंपटीशन एग्जाम देंगे या कंपटीशन की तैयारी करेंगे तो ये आपके एग्जाम्स में पूछा जाता है ये क्वेश्चन, ठीक है। तो आपका पहला एंटीबायोटिक क्या था, पेनिसिलिन था और इसकी खोज आपकी 1929 में अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी। 1929 में अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा पहली एंटीबायोटिक की खोज की गई थी जो कि आपकी पेनिसिलिन थी और इसके लिए या इस खोज के लिए अलेक्जेंडर फ्लेमिंग जी को जो है वो नोबेल पुरस्कार से जो है वो सम्मानित किया गया था, ठीक है। तो ये इसकी हिस्ट्री है जो कि आपको जानना जरूरी था। तो प्राचीन काल में तो बहुत मुश्किल से जो आपकी डिसीजेस होती थी अलग अलग प्रकार की, चाहे फिर वो बैक्टीरियल डिसीज हो या फिर आपकी संक्रमण डिसीज हो या फिर किसी भी प्रकार की डिसीज होती थी, तो उनका काफ़ी कठिनाई से क्या होता था, उपचार होता था। और इन सभी के उपचार के लिए पेड़ पौधों की घास फूस पत्ती का यूज़ किया जाता था, कई तरह तरह के ऑयल्स यानी तेलों का यूज़ किया जाता था। आपने सरसों सुना होगा, अरंडी सुना होगा, इन सब के तेलों का यूज़ किया जाता था, सोयाबीन इसका भी यूज़ किया जाता था, ठीक है। काफ़ी सारी चीज़ों यानी घरेलू नुस्खों का ही यूज़ किया जाता था पहले जब प्राचीन काल में बीमारियां होती थी। इसके बाद काफ़ी सारे साइंटिस्ट आए और काफ़ी सारी खोजें हुई, इसके बाद ही आपकी पहली एंटीबायोटिक्स की ही खोज हुई जो कि आपकी पेनिसिलिन थी। देन इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद काफ़ी सारी खोजें हो गई और कई सारी आपकी एंटीबायोटिक्स की भी खोजें हो गई। सबसे पहले तो आपकी पेनिसिलिन की ही खोज हुई थी। देन इसके बाद ये सारी एंटीबायोटिक्स के मैंने आपको नाम लिख दिए हैं, इरिथ्रोमाइसिन वगैरह, इनको आप देख लेना। इन सब की खोज पेनिसिलिन के बाद होती चली आई और आज की स्थिति में हम यदि देखें तो काफ़ी सारी एंटीबायोटिक्स ऐसी हैं जिनकी खोजें हो चुकी है और जो काफ़ी आसानी से वर्क करती हैं और रोगों का निपटारा करती हैं, ठीक है। तो ये मैंने आपको हिस्ट्री के बारे में बताया जो कि इम्पॉर्टेंट है और आप पेनिसिलिन याद रखेंगे जो कि पहली एंटीबायोटिक है। इसकी खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी 1929 में, ठीक है। अब हम चलते हैं वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि है आपका एंटीबायोटिक्स का वर्गीकरण या फिर आप कह सकते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ एंटीबायोटिक्स। तो ये जो आपका एंटीबायोटिक्स का वर्गीकरण है या क्लासिफिकेशन है, इसको मैं आपको 5 तरीके से बताऊंगी, ठीक है। 5 प्रकार से मैं आपको एंटीबायोटिक्स का क्लासिफिकेशन बताऊंगी। बहुत ज़्यादा इजी है, थोड़ा सा आपको याद करने की ज़रूरत है और जो मैं आपको बता रही हूँ उसको समझ लेना, बस आपको एक ही बार में इसका जो है वो क्लासिफिकेशन हो जाएगा कवर, ठीक है। तो सबसे पहला आपका जो एंटीबायोटिक्स का क्लासिफिकेशन है वो है आपका स्पेक्ट्रम के आधार पर या स्पेक्ट्रम एक्टिविटी के आधार पर। दूसरा है आपका केमिकल स्ट्रक्चर के आधार पर जो आपके एंटीबायोटिक्स हैं इनका क्लासिफिकेशन। तीसरा है आपका मैकेनिज्म के आधार पर और चौथा है आपका मोड ऑफ एक्शन के आधार पर। ये जो आपका तीसरा और चौथा क्लासिफिकेशन है इसको मैं आपको साथ में ही बताऊंगी, ठीक है। इसके बाद है आपका पांचवा जो कि है आपके सोर्स या फिर घटक के आधार पर एंटीबायोटिक्स का क्लासिफिकेशन। तो ये 5 प्रकार के क्लासिफिकेशन होते हैं। चलिए एक एक करके मैं आपको इनसे जो है वो इनके बारे में बताती हूँ। सबसे पहला है आपका स्पेक्ट्रम के आधार पर या फिर आप यूं भी कह सकते हैं कि स्पेक्ट्रम एक्टिविटी के आधार पर एंटीबायोटिक्स का वर्गीकरण।
तो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक का सबसे पहले हम मीनिंग जान लेते हैं कि इसका मतलब क्या होता है, इसका अर्थ क्या होता है। तो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स क्या होते हैं? स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स ऐसे एंटीबायोटिक्स होते हैं जो कि भारी मात्रा में या फिर हम कह सकते हैं काफ़ी सारी संख्या में जीवाणुओं को मार सकते हैं या जीवाणुओं का किल कर सकते हैं। कौन? स्पेक्ट्रम आपके एंटीबायोटिक्स। ठीक है, तो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स जैसा कि इसकी थ्योरी के अंतर्गत लिखा हुआ है, स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स का अर्थ होता है यह एंटीबायोटिक्स किस हद तक, कितनी मात्रा में या कितनी संख्या में जीवाणुओं की मृत्यु करते हैं या जीवाणुओं को मार सकते हैं। ठीक है, स्पेक्ट्रम जो एंटीबायोटिक्स हैं ये आपकी दो प्रकार की होती है। सबसे पहली आपकी नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स और दूसरी है आपकी ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स। स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स आपकी दो प्रकार की होती हैं। सबसे पहली है आपकी नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स। तो ये जो आपकी नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स हैं ये केवल जो आपके स्पेशल या विशिष्ट प्रकार के बैक्टीरिया होते हैं, जो विशिष्ट या स्पेशल प्रकार के आपके जीवाणु होते हैं, केवल उन्हीं को नष्ट करती हैं। जैसे जो आपके बैक्टीरिया होते हैं वो एक आपके ग्राम पॉजिटिव में होते हैं और एक आपके ग्राम नेगेटिव में होते हैं, जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं। तो जो आपके नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स हैं ये केवल और केवल जो आपके ग्राम पॉजिटिव जो आपके बैक्टीरिया है केवल और केवल इन्हीं को ही नष्ट कर पाते हैं, जबकि जो आपके ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया हैं इनको किल नहीं कर पाते हैं। ठीक है, तो नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स यह केवल आपके विशिष्ट प्रकार के बैक्टीरिया को ही खत्म कर पाते हैं, या जो आपके विशिष्ट प्रकार के जो आपके ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है केवल इन्हीं को ही किल कर पाते हैं, इन्हीं को ही मार पाते हैं, और जो ग्राम नेगेटिव आपके बैक्टीरिया होते हैं इनको नहीं मार पाते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपके स्टेप्टोमाइसिन हुए, इरिथ्रोमाइसिन हुए। ठीक है, इसके विपरीत अब हम सेकंड टाइप का स्पेक्ट्रम देखें। सेकंड टाइप का है आपका ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स। ये जो आपके ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स है इसके नाम में ही आ रहा है आपका ब्रॉड यानी भारी मात्रा में या बड़े स्तर पर ये सभी प्रकार के जो आपके बैक्टीरिया होते हैं इनको किल कर लेते हैं। कौन? ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स। इसकी थ्योरी में लिखा गया है कि ये जो आपके ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स हैं ये बड़े स्तर पर कार्य करते हैं और लगभग सभी प्रकार के बैक्टीरिया को खत्म कर देते हैं या उनको मार डालते हैं, चाहे फिर वो ग्राम पॉजिटिव हो या ग्राम नेगेटिव हो, सभी प्रकार के बैक्टीरिया का किल कर देते हैं। कौन? ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आपके टेट्रासाइक्लिन हुआ, फॉर एग्जाम्पल आपका क्लोरेरेम्फिनॉल हुआ। ठीक है, क्लोरेरेम्फिनिकॉल हुआ। ठीक है, तो ये आपके जो है वो ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स होते हैं। तो ये दो प्रकार के मैंने आपको स्पेक्ट्रम एक्टिविटी के आधार पर एंटीबायोटिक्स बताया। सबसे पहला नैरो, दूसरा है ब्रॉड। नैरो एंटीबायोटिक्स क्या होते हैं? जो कि केवल कुछ स्पेसिफिक या विशिष्ट टाइप के आपके बैक्टीरिया को खत्म कर पाते हैं, और जो आपके ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स है ये सभी प्रकार के बड़े स्तर पर जो बैक्टीरिया होते हैं इनको किल कर लेते हैं। ठीक है, और यहाँ इसके अंतर्गत ये जो आपके ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स हैं ये आपके वायरस के लिए भी आपके इफेक्टिव होते हैं। ठीक है, तो ये हुआ आपका पहला टाइप का क्लासिफिकेशन जो कि आपके स्पेक्ट्रम एक्टिविटी के आधार पर, और इसके जो एग्जाम्पल्स मैं आपको लेकर आई हूँ काफ़ी इजी से लेकर आई हूँ, सो प्लीज़ इनको याद कर लेना आप। अब हम चलते हैं हमारे सेकंड टाइप के क्लासिफिकेशन के ऊपर, और सेकंड टाइप का जो क्लासिफिकेशन है वो है आपका रासायनिक संरचना के आधार पर, यानी केमिकल स्ट्रक्चर के आधार पर आपके एंटीबायोटिक्स। तो जो आपकी रासायनिक संरचना होती है या केमिकल स्ट्रक्चर होता है इसके आधार पर आपके एंटीबायोटिक्स दो प्रकार की कैटेगरी में बांटे गए हैं। सबसे पहला है बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स और दूसरा है नॉन लैक्टम एंटीबायोटिक्स। बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स और नॉन लैक्टम एंटीबायोटिक्स क्या होते हैं?
तो एक चीज आप याद रखेंगे, जो बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स होते हैं इनमें बीटा लैक्टम रिंग पाई जाती है, और जो नॉन लैक्टम एंटीबायोटिक्स होते हैं इनमें बीटा लैक्टम रिंग नहीं पाई जाती है। ठीक है, बस केवल यही एक लाइन आपको इन दोनों के बीच में अंतर बता देगी और आपका ये क्लासिफिकेशन कंप्लीट हो जाएगा। जैसा कि आप इसकी थ्योरी के अंतर्गत देख रहे हैं, बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स, बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स में बीटा लैक्टम रिंग पाई जाती है। जैसा कि आप यहाँ पर इसका स्ट्रक्चर भी देख रहे हैं, कुछ इस टाइप की होती है आपकी बीटा लैक्टम रिंग, जो कि आपके बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स में पाई जाती है। अब हम इसके एग्जाम्पल यदि देखें तो इसके एग्जाम्पल में आता है आपका पेनिसिलिन, एम्पिसिलिन और आपकी सेफालोस्पोरिन। ठीक है, सेफालोस्पोरिन ये भी आपका बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स होता है। इसके बाद सेकंड टाइप का है आपका नॉन लैक्टम एंटीबायोटिक्स। ये जो आपका नॉन लैक्टम एंटीबायोटिक्स है, जैसा कि मैंने आपको बताया, इसमें बीटा लैक्टम रिंग प्रेजेंट नहीं होती है, बीटा लैक्टम रिंग एब्सेंट होती है। ये जो रिंग है ये यहाँ पर एब्सेंट होती है। ठीक है, इसके एग्जाम्पल यदि हम देखें तो स्टेप्टोमाइसिन हुआ, नियोमाइसिन हुआ, इरिथ्रोमाइसिन हुआ और जेंटामाइसिन हुआ, ये इसके एग्जाम्पल हैं। तो ये हुआ आपका केमिकल स्ट्रक्चर के आधार पर, या फिर आप कह सकते हैं रासायनिक संरचना के आधार पर। और आज जो है वो मौसम आपका काफ़ी ज़्यादा खराब हो रहा है। ये जो आपकी बाहर हल्की सी साउंड आ रही है, ये आपकी बादलों की आ रही है, सो प्लीज़ इसको इग्नोर करिएगा। ठीक है, तो ये हुआ आपका सेकंड टाइप का क्लासिफिकेशन एंटीबायोटिक्स का। अब हम देखते हैं थर्ड टाइप का क्लासिफिकेशन। तो आपका जो थर्ड टाइप का क्लासिफिकेशन है एंटीबायोटिक्स का, वो है आपका सोर्स के आधार पर, या फिर हम कह सकते हैं घटकों के आधार पर। तो घटकों के आधार पर एंटीबायोटिक्स को 3 कैटेगरी में बांटा गया है। यहाँ पर आप देख भी सकते हैं, घटकों के आधार पर एंटीबायोटिक्स 3 प्रकार के होते हैं। सबसे पहला है आपका नेचुरल, दूसरा है आपका सेमी सिंथेटिक और तीसरा है आपका सिंथेटिक एंटीबायोटिक्स। तो ये 3 प्रकार के एंटीबायोटिक्स होते हैं आपके सोर्स के आधार पर। एक एक करके देख लेते हैं। सबसे पहला है आपका नेचुरल, जिसे प्राकृतिक एंटीबायोटिक्स भी कहते हैं। तो इस प्रकार के जो एंटीबायोटिक्स होते हैं वो आपके प्राकृतिक घटकों के द्वारा प्राप्त होते हैं। जो आपके प्राकृतिक या नेचुरल घटक पाए जाते हैं, नेचुरल सोर्स पाए जाते हैं, इनके द्वारा जो आपके नेचुरल एंटीबायोटिक्स है वो प्राप्त होते हैं। फॉर एग्जांपल इरिथ्रोमाइसिन और पेनिसिलिन, ये जो आपके एंटीबायोटिक्स हैं ये आपके प्राकृतिक कंपोनेंट्स के द्वारा बनाए जाते हैं या प्राप्त किए जाते हैं। इसके बाद सेकंड है आपका सेमी सिंथेटिक एंटीबायोटिक्स। तो ये जो आपके सेमी सिंथेटिक एंटीबायोटिक्स है, ये कुछ प्राकृतिक तत्वों के द्वारा और कुछ रासायनिक तत्वों के द्वारा, इन दोनों को मिक्स करके, इन दोनों को प्लस करके बनाए जाते हैं आपके सेमी सिंथेटिक एंटीबायोटिक्स। ठीक है, जैसा कि इसमें लिखा हुआ है, यह एंटीबायोटिक्स प्राकृतिक तत्वों में कुछ रासायनिक तत्वों को मिलाकर बनाए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल एम्फीसिलिन और एमॉक्सीसिलिन। ठीक है, तो ये 2 टाइप के आपके सेमी सिंथेटिक, या ये 2 आपके सेमी सिंथेटिक एंटीबायोटिक्स होते हैं। इसके बाद थर्ड टाइप का है आपका सिंथेटिक एंटीबायोटिक्स। तो ये जो आपका सिंथेटिक एंटीबायोटिक्स है, ये आपका पूर्ण रूप से या शुद्ध रूप से कृत्रिम रूप से बनाया जाता है। फॉर एग्जाम्पल क्लोरेम्फेनिकोल, ये आपका सेमी सिंथेटिक एंटीबायोटिक्स होता है। ठीक है, तो ये हुआ आपका तीनों ही टाइप का सोर्स यानी घटकों के आधार पर एंटीबायोटिक्स। सबसे पहले मैंने आपको नेचुरल बताया, जो आपके प्राकृतिक घटकों के द्वारा बनाए जाते हैं। दूसरा मैंने आपको सेमी सिंथेटिक बताया, जो कि आपके प्राकृतिक घटकों और रासायनिक घटकों से मिलकर बने होते हैं। और थर्ड आपका जो सिंथेटिक है, ये कृत्रिम रूप से बनाए जाते हैं, शुद्ध रूप से बनाए जाते हैं। ठीक है, इसके बाद अब हम चलते हैं हमारे लास्ट क्लासिफिकेशन की तरफ।
तो जो हमारा लास्ट क्लासिफिकेशन है, जैसा कि मैंने आपको बताया था, मोड ऑफ एक्शन और मैकेनिज्म के आधार पर दोनों के दोनों क्लासिफिकेशन लगभग और लगभग 95% आपके सेम ही हैं, बिल्कुल भी इनमें अंतर नहीं है, इसलिए दोनों को मैंने आपको साथ में ही ऐड कर दिया है। तो मोड ऑफ एक्शन के आधार पर या फिर मैकेनिज्म के आधार पर या फिर हिंदी में आप कह सकते हैं कार्य के आधार पर जो एंटीबायोटिक्स हैं वो 4 प्रकार के होते हैं। सबसे पहला है आपका बैक्टीरियोसाइडल एंटीबायोटिक्स, दूसरा है आपका बैक्टीरियोस्टैटिक एंटीबायोटिक्स, तीसरा है आपका एंटी फंगल एंटीबायोटिक्स और चौथा है आपका एंटीवायरस एंटीबायोटिक्स। चलिए एक एक करके मैं आपको बता देती हूँ चारों के चारों क्या होते हैं। सबसे पहला है आपका बैक्टीरियोसाइडल एंटीबायोटिक्स। तो ये जो आपके बैक्टीरियोसाइडल एंटीबायोटिक्स हैं, जैसा कि मैंने आपको जस्ट ऊपर बताया, इस प्रकार के जो एंटीबायोटिक्स होते हैं ये जो जीवाणु की मृत्यु कर देते हैं। ठीक है, जो बैक्टीरियोसाइडल एंटीबायोटिक है ये आपके जीवाणुओं की मृत्यु कर देते हैं या जीवाणुओं को डायरेक्ट नष्ट कर देते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आपका पेनिसिलिन हुआ या सेफलोस्पोरिन हुआ। ठीक है, तो ये कहलाते हैं आपके बैक्टीरियोसाइडल एंटीबायोटिक्स जो जीवाणुओं की मृत्यु कर देते हैं, जीवाणुओं को नष्ट कर देते हैं। दूसरा है आपका बैक्टीरियोस्टैटिक एंटीबायोटिक्स। तो ये जो आपके बैक्टीरियोस्टैटिक एंटीबायोटिक्स हैं ये जीवाणुओं की वृद्धि और विकास को रोक देते हैं। ये जीवाणु की मृत्यु नहीं करते डायरेक्ट, सबसे पहले क्या करते हैं, ये जीवाणु की वृद्धि और विकास को रोक देते हैं और फिर धीरे धीरे जो जीवाणु है वो अपने आप ही मर जाता है। फॉर एग्जाम्पल इसमें हुआ आपका टेट्रासाइक्लिन और इरिथ्रोमाइसिन, ये हैं आपके बैक्टीरियोस्टैटिक एंटीबायोटिक्स जो कि जीवाणुओं के वृद्धि और विकास को रोकते हैं। इसके बाद थर्ड है आपका एंटी फंगल एंटीबायोटिक्स। ये क्या करते हैं, ये जो आपके फंगस होता है, जो कवक होता है, इसके अगेंस्ट यानी फंगस से रिलेटेड जब आपको कोई बीमारी हो जाती है तो इसके अगेंस्ट आपके एंटी फंगल एंटीबायोटिक्स दिए जाते हैं जो कि कवकों को नष्ट करने के लिए यूज में लाए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल केटोनाजोल और एम्फिटोरिसिन। देन लास्ट और चौथा टाइप का है आपका एंटीवायरस एंटीबायोटिक्स जो कि वायरस के अगेंस्ट दिए जाते हैं, वायरस को किल करने के लिए दिए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल ज़ुडोवोटिन। ठीक है, तो ये हुआ आपका पूरा का पूरा टॉपिक कंप्लीट। साथ ही साथ मैंने आपको इसके चारों ही टाइप के क्लासिफिकेशन, 4 से 5 टाइप के क्लासिफिकेशन कंप्लीट कराए। मोड ऑफ एक्शन और मैकेनिज्म के आधार पर ये जो आपका एंटीबायोटिक से 4 प्रकार का होता है, बैक्टीरियोसाइडल, बैक्टीरियोस्टैटिक, एंटी फंगल और एंटीवायरस। ठीक है, एंटीवायरस वायरस के अगेंस्ट दिए जाते हैं, एंटी फंगल फंगस के अगेंस्ट दिए जाते हैं, जो आपके बैक्टीरियोस्टैटिक होते हैं ये जीवाणुओं की वृद्धि और विकास को रोकते हैं, जो आपके बैक्टीरियोसाइडल हैं ये जीवाणुओं की मृत्यु डायरेक्ट कर देते हैं। ठीक है, तो ये चारों के चारों 4 से 5 प्रकार के मैंने आपको इसके क्लासिफिकेशन बताए। आशा करती हूँ आपको क्लियर हुए होंगे। साथ ही साथ ये जो आपका एंटीबायोटिक है इसका क्लासिफिकेशन कंप्लीट होता है। अब मैं आपको आगे की जो नेक्स्ट वीडियो है इसमें जो आपके एंटीबायोटिक्स मैंने आपको बताए हैं, जैसे पेनिसिलिन हुआ, स्ट्रेप्टोमाइसिन हुआ, इरिथ्रोमाइसिन हुआ, टेट्रासाइक्लिन हुआ, इन सबको एक एक करके भी बताऊंगी कि किस सिचुएशन में किस टाइप का एंटीबायोटिक्स दिया जाता है। ठीक है, तो वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, कीप ऑन लर्निंग।